बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 19 मार्च और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। काफ़ी सारी खबरें हैं, इसलिए रन डाउन की बजाय सीधा खबरों की तफसील की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपको याद करवाएं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए, ताकि आप हमारी आवाज़ को तवाना बना सकें और उसे दूर तक पहुंचा सकें। पहली खबर की तरफ चलते हैं। पहली खबर है पाकिस्तान के मौजूदा जालसाज वज़ीर दिफा की। जी हाँ, डिफेंस मिनिस्टर जो जालसाजी से फॉर्म 47 पर जीते, क्योंकि असल में तो उन्हें अम्मा रेहाना डार ने सियालकोट में बदतरीन शिकस्त दे दी थी, वही ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए एक पैगाम दिया है। सारे पाकिस्तानियों के लिए, खुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने पैगाम दिया है। उसको पहले सुनिए, गुस्सा आपने नहीं करना, बड़े तहम्मुल से उनका पैगाम सुनिए, उसके बाद मैं उस पर तबसरा करता हूं। तो सुनिए। इधर के मामले लगते हैं ये यहाँ के आके जो है इस जिस मुल्क का उनके ना शरीयत है ना पासपोर्ट है, धांधली वहां हुई है, उस पर क्यों नहीं एहतजाज करते? पाकिस्तान पर क्यों एहतजाज करते हैं? पाकिस्तान आते नहीं है, पासपोर्ट तुम्हारे पास अमेरिका का है और पीड़ें जो है उठ रही हैं पाकिस्तान की तुम्हें। तो क्या आप मामे लगते हैं? जी हाँ, ये सवाल है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ख्वाजा आसिफ का कि आप पाकिस्तान के मामे लगते हैं। अब बंदा भले इनसे वापस पूछे कि आप मामे लगते हैं या चाचे लगते हैं या कुछ और लगते हैं पाकिस्तान के, जो हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि ख्वाजा आसिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में ये बातें कर रहे हैं। इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ ने मुतअद्दिद बार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ह्यूमिलिएट किया है, इंसल्ट किया है। और पिछली बार तो इन्होंने ये कहा था कि इन लोगों का पाकिस्तान में कुछ नहीं है, ये मुर्दे दफनाने आते हैं और साथ जायदाद बेचकर निकल जाते हैं। हालांकि ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी औलाद भी ओवरसीज़ है और यही काम वो भी करती होगी, और अल्लाह ख्वाजा साहब को लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन जिस दिन भी कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, जिस दिन भी ख्वाजा साहब ने अल्लाह के पास जाना है, इनकी औलाद भी बाहर से इन्हें दफनाने भी आएगी और बेच के शायद फिर प्रॉपर्टी भी ले जाए। बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो शायद पाकिस्तान के अंदर कुछ चैरिटी और दूसरी चीज़ें करते हैं। जिस तरह से इन्होंने पैसा कमा रखा है, जो करप्शन और जो कुछ कर रखा है, मेरा नहीं ख्याल कि इनकी औलाद ये काम भी करेगी। बहरहाल ख्वाजा साहब को अनफॉर्चुनेटली मुंह की पायल्स है, अक्सर वो ऐसी बातें जो है वो बोलते रहते हैं और अक्सर इस तरह की मैं यही कहूँगा कि लग़्व तरीन बातें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहते हैं। लेकिन कहते क्यों हैं? आपने देखा होगा कि दो लोग निशाने पर हैं, बल्कि तीन तबके जो हैं वो इनके ख़ास निशाने पर हैं। वैसे तो सभी, लेकिन तीन तबके बहुत ज़्यादा निशाने पर हैं। एक नौजवान, पाकिस्तान का जो नौजवान है, उन्हें ये और इनके लफाफा सहाफ़ी लौंडे लपाड़े कहते हैं, बिगड़े हुए, बदतमीज़ और पता नहीं उनको क्या क्या कहते हैं। और चौधरी निज़ामुद्दीन भी यही कहता है, ये भी यही कहते हैं। ये तमाम लोग पाकिस्तानी नौजवान के ख़िलाफ़ हैं, नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान की पढ़ी लिखी औरत के ये ख़िलाफ़ हैं। यंग पढ़ी लिखी जो पाकिस्तान की औरत है, जैसे कि खदीजा शाह। आपने देखा होगा कि खदीजा शाह जो पाकिस्तान की एक रोशन तस्वीर हैं, उनको इन्होंने किस तरीके से जेल के अंदर रखा। सिर्फ पर्पज़ ये था कि उनको उनके ऊपर जुल्म सितम किए जाएं, उनके छोटे छोटे बच्चे, तमाम चीज़ों को वायलेट किया जाए, इंसानी हकूक़ को, ताकि जो जो दूसरी ख़वातीन हैं, पढ़ी लिखी, आवाज़ रखने वाली, शऊर रखने वाली ख़वातीन, उन सबको डरा कर पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में, पाकिस्तान के समाजी लैंडस्केप में उन्हें बात करने की इजाज़त ना दी जाए। और तीसरा तबका जिससे ये बहुत ज़्यादा नाखुश हैं, चौधरी निज़ामुद्दीन भी और ये तमाम स्टेटस को की जमातें, ये वो तीसरा तबका है ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अब इन सब में एक कदर मुश्तरक है, और वो क्या कदर मुश्तरक है? वो कदर मुश्तरक है शऊर की। शऊर हर एक को अपनी अपनी जगह से मिला और अपनी अपनी वजह से मिला। पाकिस्तान की यूथ को इमरान खान ने शऊर दिया, सोशल मीडिया ने शऊर दिया, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी की जो इन्वॉल्वमेंट है आज की लाइफ के अंदर, और जिस तरीके से पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, कनेक्ट हो गई है। एक चीज़ साउथ कोरिया में होती है, सिंगापुर में होती है, न्यूयॉर्क में होती है, सिडनी में होती है, फ्रांस में होती है, तो उसी शाम सबको पता चल जाता है कि वहाँ क्या हुआ है। अगर फ्रेंच पुलिस एक नौजवान को बगैर किसी कसूर के, सिर्फ इसलिए कि गाड़ी रोकी, छोटे बच्चे ने, उसने नहीं रोकी, तो उसको गोलियां मार के मार देती है, उस पर मुजाहरे शुरू होते हैं, तो चंद घंटों में पूरी दुनिया को ये शऊर मिल जाता है कि ये सब कुछ क्या हुआ है। तो ये जो पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी ने, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट पाकिस्तान के अंदर नौजवान को इमरान खान ने शऊर दिया। अब वो सोचता है, जब
कोई भी शख्स सोचता है तो वो बोलना चाहता है। यह आपने ख़ास बात गौर से याद रखनी है। पहला नुक्ता कि जब आपको शऊर मिलता है तो आप सोचना शुरू करते हैं, जब आप सोचना शुरू करते हैं तो फिर आप बोलना शुरू करते हैं, आप बोलना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तानी नौजवान की बात होगी। अब दूसरी तरफ आ गई पाकिस्तान की ख़वातीन। 50% से ज़्यादा आबादी है, उनमें जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, हमने ख़वातीन को बहुत पहले नवाज शरीफ जैसे, ख्वाजा आसिफ जैसे लगड़ बगड़ों को सियासत में लाके पाकिस्तान की पढ़ी लिखी ख़वातीन को ये मैसेज दिया कि सियासत गुंडे और गलीज़ लोगों का काम है, इसलिए आप अपनी इज़्ज़त बचानी है तो इससे बाहर रहें। मौजूदा जो मुल्क के हालात हैं, क्योंकि ख़वातीन सबसे हसास होती हैं, ख़वातीन एक माँ होती हैं, बहन होती हैं, बेटी होती हैं, उनमें अल्लाह ने हसासियत ज़्यादा डाली होती, एहसास ज़्यादा डाला होता है। तकलीफ़ महसूस करने की जो सलाहियत है वो मर्दों की निस्बत मेरे ज़ाती तज्ज़िये में उनके अंदर अल्लाह की ज़ात ने ज़्यादा डाली होती। इसीलिए तो वो एक माँ होती है जिसकी तरह की मोहब्बत दुनिया में और कोई मैं ये कहूँगा रिश्ता नहीं दे सकता जो एक माँ अपने बच्चे के लिए देती है। तो औरत क्योंकि हसास ज़्यादा होती है, उसमें एहसास ज़्यादा होता है। तो जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जिस तरीके से बिलक रहा है आज पूरा पाकिस्तान, तो जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं, घरों में रहने वाली, हमारी हर उम्र की ख़वातीन, उन्होंने इस सारी चीज़ को महसूस किया। लेकिन वो जो 50% सेगमेंट है सोसाइटी का, उसके अंदर जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास की ख़वातीन हैं, जिनको एजुकेशन भी है, टेक्नोलॉजी से इंटरेक्शन भी है और फिर ख़वातीन वाला एहसास भी है, जब वो कंबाइन हुआ सब कुछ, शऊर, एहसास और जो एक्सपोजर, तो वो एक ब्लास्ट बना। मीन उनके अंदर एक ऐसा शऊर आया कि शऊर है तो सोचती हैं, सोचती हैं तो बोलती हैं। और तीसरा तबका ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है, क्योंकि वो रियल जमहूरियत के अंदर रहे हैं, रियल डेमोक्रेसीज़ के अंदर रहे हैं, उन्हें पता है कि इंसानियत क्या है, इंसानी हकूक़ क्या हैं, अक़लियतों के हकूक़ क्या हैं, अक्सरियत के हकूक़ क्या हैं, किस तरह डेमोक्रेसी है क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, बोलने की आज़ादी क्या है। बोलने की आज़ादी का मतलब ये कि आपको सोचने की आज़ादी है। सोचने की आज़ादी का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ के अंदर अपने आप को रेलेवेंट महसूस करते हैं, अपनी अहमियत महसूस करते हैं, तभी तो सोचेंगे और फिर बोलेंगे। तो उन्होंने क्योंकि सारी ज़िंदगी प्रैक्टिस की है, ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रियल डेमोक्रेसीज़ के अंदर, तो वो बोलना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं। तो अब मैं वापस आता हूँ पहले पॉइंट पे जो मैंने यूथ के लिए कहा था कि जब शऊर मिलता है तो आप सोचते हैं, सोचते हैं तो आप बोलते हैं। ये तीनों तबके जो हैं ये शऊर रखते हैं, सोचते हैं शऊर की वजह से, और जब सोचते हैं तो इन्हें बोलना पड़ता है, ये बोलते हैं। और बोलने को क्या कहते हैं? इवन अगर आप किसी भी सोसाइटी में देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की सबसे ज़्यादा अहमियत है। इस्लाम में भी इसे कलमा हक कहते हैं कि जब आपको पता हो सच ये है तो आपकी ज़िम्मेदारी है, ये जहाद के अंदर रखा गया है कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि फिर बोलें, या तो हाथ से उसको रोकें, नहीं तो ज़ुबान से रोकें, नहीं तो दिल से रोकें, मतलब सोच से रोकें। सोचे तो ज़रूर कि ये बुरी चीज़ है। अब ये जो तीनों मेन तबके हैं, इनको शऊर किसी को कहीं से मिला, किसी को कहीं से मिला। शऊर भी है, सोशल मीडिया हाथ में है, मेन टूल भी है, शऊर भी है, और ये बोल रहे हैं। और इसी से सबसे बड़ा मसला है चौधरी निज़ामुद्दीन को और पाकिस्तान के इस बुसीदा बदबूदार, ये जो गटर किस्म की हमने यहाँ पर सियासियात और अखलाकियात जनरेट कर ली थी, आप जनाब कह के बाकी सब कुछ थल्लियों दी लगाई जाओ, ये जो हमने किया था, ये इसमें जो सबसे बड़ा इन लोगों को, चौधरी निज़ामुद्दीन को सबसे बड़ा ख़तरा है, वो शऊर से है, सोच से है, और सोच के बाद बोलने से है। इस तमाम स्टेटस को बोलने से प्रॉब्लम है। और किसी भी जमहूरियत में, अभी कल ही ये एलॉन मस्क कह रहे थे अपनी एक स्पेस के अंदर कि अगर कहीं पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, तो इसका मतलब है वहाँ पर जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत की बुनियादी तौर पर बीज है बोलने की आज़ादी। जमहूरियत और बाकी तमाम इंसानी हकूक़ बाद में आते हैं, पहले बोलने की आज़ादी आती है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर जब ये आपके बोलने पर पाबंदी लगाते हैं तो असल में ये आपके सोचने पर पाबंदी लगाते हैं। जब सोचने पर पाबंदी लगाते हैं तो आपके शऊर पर पाबंदी लगाते हैं। अरशद शरीफ का क्या गुनाह था? क्या वो बुरे काम करता था ऐसे? क्या उसने ऐसा पाकिस्तान का कानून तोड़ दिया था? सिर्फ शऊर था, सोचता था और बोलता था। और इनको सबसे बड़ा मसला बोलने वालों से है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर कभी कोई इल्ज़ाम, कभी कोई बात, कभी उन्हें किसी तरीके से इर्रेलेवेंट किया जाता है, कभी किसी तरीके से। इनसे खुद पूछें कि इन्हें लगता है कि ये हमसे पूछते हैं कि आप मामे लगते हैं,
फलां के पास शहरियत नहीं है, फलां ये कर रहा है। खुद इनका लीडर बाहर बैठ के, उस टाइम नवाज शरीफ साहब मामे लगते थे जब वो यूके में बैठ के आपकी सियासत करते थे, जब आप तमाम सियासी फैसले करवाने के लिए खुद यूके जाते थे, लंदन जाते थे और वहाँ बैठकर वो सारे फैसले होते थे। जब मरियम साहबा से उनके भाइयों के बारे में पूछा जाता था, वो कहती थी वो पाकिस्तान में नहीं रहते, उन पर पाकिस्तानी कवानीन अप्लाई नहीं होते, और अब वो पाकिस्तान आ गए और वो कहते हैं हम बिल्कुल पाकिस्तानी हैं। और आज ही की मैं खबर है, आज ही की खबर है जो आगे मैंने शामिल करनी है, कि उनको बरी भी कर दिया। आज अदालत ने उन्हें तमाम जराइम से बरी भी कर दिया, जो मैंने पहले ही बताया था कि वो बरी हो जाएंगे बहुत जल्द। तो अगली खबर में वो शामिल करूंगा। तो वो मामे लगते थे कि वो बाहर बैठ के सारा माल यहां से लूट के उनके नाम पर आपने वहां पे अपार्टमेंट बना दिए, सब कुछ बना दिए। जब आप ओवरसीज पाकिस्तानी ख्वाजा साहब बने थे, मुझे नहीं पता कि आपके पास नाई का अकामा था या आपके पास चौकीदार का था, लेकिन ये कहा जाता है कि आपके पास कोई इसी तरह का अकामा था। सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी उसकी शेयर की जाती हैं। आपके पास जब यूएई के अंदर इस तरह का अकामा था, तो तब आप वहां पर क्या लगते थे? पाकिस्तान के मामे लगते थे, साले लगते थे, क्या लगते थे आप कि आप दुबई के अंदर अकामों के ऊपर बैठ के जब नौकरियां करके वहां से सियासत कर रहे थे, सियासी इन्वॉल्वमेंट कर रहे थे पाकिस्तान में, तब आपको याद नहीं था? ये बेशरम आदमी कभी खवातीन को ट्रैक्टर ट्राली कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, कभी और जुमलेबाजी कहते हैं। बिल्कुल इस शख्स के अंदर ना कोई शर्म है, ना हया है, ना ग्रेस है, मैं यही कह सकता हूं। तो आप तीनों तबकों को मेरा मैसेज ये है कि शऊर अल्लाह ने आपको दिया है, सोचने की सलाहियत दी है, बोलिए, दबाकर बोलिए। मैं बार बार आपको कहता हूं कि इनको सबसे ज्यादा तकलीफ ट्विटर से है। आपको ये बात नहीं समझ आती होगी, आपको लगता होगा फेसबुक से, यूट्यूब से। सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हें ट्विटर से है। अगर आपका ट्विटर पे अकाउंट नहीं है, जरूर बनाइए, बोलिए, अपनी आवाज में बताइए कलमा हक, जो आपकी जिम्मेदारी है एक मुसलमान होने के नाते, या कोई भी मजहब है आपका, यह आपकी जिम्मेदारी है कि जो सच है वो आप बोलें। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे इन्हीं से कि अब नवाज शरीफ साहब मुल्क के मामे बनने जा रहे हैं, वो लंदन की उड़ान भरने जा रहे हैं। दूसरी खबर ये है, खबर ये आई है कि पहले वो सऊदी अरब जाएंगे हस्बे तौफीक, जो वो हमेशा से करते हैं कि वो ईद अपनों में मनाने के लिए लंदन चले जाते हैं। आखिरी अशरे में वो सऊदी अरब होंगे, वहाँ पर वो मजहबी अपनी रसूमात पूरी करेंगे, मीन उम्रा करेंगे मेरा ख्याल है, और फिर वहाँ से वो निकलेंगे और लंदन जाएंगे और वहाँ पर वो ईद करेंगे, क़याम करेंगे। अब पता नहीं वापस आते हैं कि नहीं। कहा यह जा रहा है कि उनको उनकी तकलीफ़ उनको कुछ शुरू हो गई है। चंद दिन पहले ही हमने आपसे ये शेयर किया था कि उनके बारे में बताया गया था कि उनकी तबीयत कुछ ख़राब हो रही है। उनके बेटे आए थे पाकिस्तान। दूसरी खबर जो आपको देनी है, उनको आज अदालत ने एक ही दिन में, एहतसाब अदालत ने तमाम केसेस से, जी हाँ, एक ही दिन में तमाम केसेस से बरी कर दिया। और ये मैंने आपको 12 तारीख को वो आए थे। आप ज़रा जहन में रख लीजिए कि आज 19 तारीख है। 7 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर 12 को वो लैंड किए थे। मैंने आपको बताया था कि उनका वारंट भी खारिज हो जाएगा, नहीं पूछा जाएगा उनसे। वही हुआ, आए, और आपको भी पता था, मेरे बताने से क्या इसमें स्पेशल है। वो आए और 7 दिन के अंदर अंदर एहतसाब अदालत ने ड्राई क्लीन किया। असल में अब्बा जी अब उनके साथ छुट्टियां मनाने जाएंगे। वो आए ही बरी होने के लिए थे, बाकी उनको अब्बा से या मुल्क से जितना है वो आप सबको पता है। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब वापस जाएंगे अपनी औलाद के साथ, वहीं पर ईद करेंगे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रमज़ान पैकेज की हमने रखनी है। 30 अरब की खतीर रकम से बाजी मरियम ने ये पैकेज जो है वो लोगों को दिया था, जिसके अंदर बहुत सारी 2 नंबरियां सामने आ रही हैं। आपके साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ शेयर करते हैं। पहला, एक हो तो हर जगह पर रही है, लेकिन हमारे पास जो सबूत आया वो आपके सामने रख रहे हैं। ये लिया से है। ये 3600 ₹3600 में ये पैकेज खरीदना था, जिसमें 2 किलो घी था, आटा था, कुछ और बेसन वगैरह था। ये 3600 रुपये का ये एक पैकेट बनना था, लेकिन ये लिया के अंदर ही सिर्फ 3850 रुपये का ये पैकेट खरीदा गया। जी हाँ, 250 रुपये ज़्यादा अमाउंट पर लिया के अंदर ये फ़ी पैकेज जो है 250 रुपये का टीका अवामी पैसे को लगाया गया। 1,18,000 अफराद को पैकेज मिलना था, वो मिलेगा 18,000 को भी नहीं। अल्लाह के करम से ये खा जाएंगे बाकी सारा। इनके वो जो सारे मस्टंडे हैं और कांटुटे हैं नीचे, जिस तरह के 2 नंबर लोग इन्होंने अपने रैंक एंड फाइल में भर्ती किए हुए हैं, वो सारा ये माल खा जाएंगे। ये उन्हीं का माल है सारा, ये मेरा और आपका नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के मामे, चचे और साले यही लगते हैं, हम कुछ नहीं लगते। तो 1,18,000 अफराद को ये पैकेज मिलना था। इसको अगर 250 के साथ मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ लिया में, जी हाँ, सबसे छोटा ज़िला है या सबसे आबादी के लिहाज से छोटे ज़िलों में से शामिल है, चंद में से, टोटल करप्शन जो है ये
3 करोड़ रुपए की, तकरीबन 2 करोड़ 96 लाख रुपए से ज़्यादा की करप्शन है सिर्फ इसमें बढ़ रही है। अभी वो जो आटे में चोकर होनी है, जो घी कम तुलना है, जो बेसन कम तुलना है, जो ये सारा माल खा जाना है, लोगों को नहीं देना, तो ये बुनियादी तौर पर आप खुद ही सोच लीजिए कि ये कितने ये अरबों रुपए की करप्शन जो है, या कम से कम 70 80 90 करोड़ की करप्शन सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोग कर रहे हैं। और 2 करोड़ 96 लाख रुपए की करप्शन हमने आपके सामने ये रख दी है। माजरत, ये पंजाब के 41 में से एक ज़िले की कहानी है। खुद सोचिए कि बाकी अजला के अंदर क्या हो रहा होगा, और ये आवाम की हड्डियों से अब जो गोदा था वो भी ये छीन कर नोच कर खाना चाहते हैं। इसके साथ साथ एक और कहानी आपके सामने रखते हैं, फुटेज आपको दिखा रहे हैं। उसके अंदर एक और कहानी है कि एक बोरी लाई जाती है, असिस्टेंट कमिश्नर एक इलाके की एक बोरी लेके आते हैं गाड़ी में, हर घर के सामने वो रखते हैं, दिखाकर हर घर के सामने वो तस्वीर लेते हैं। बोरी एक ही है, किसी को दे नहीं रहे, तस्वीर लेते हैं, घर वाले के साथ तस्वीर लेते हैं और बोरी उठा के अगली जगह पर ले जाते हैं, और फिर अगली जगह पर, और फिर अगली जगह पर। मतलब एक ही बोरी से इतनी तस्वीरें ले ली कि कागज़ों के अंदर दिखाएंगे कि इन सबको हमने दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज टिबी कसरानी दे विच ना राशन दा एक गट्टू चाक ऐसी साहब को तकरीबन 20 मकान है गो पूरी गली दे विच पूरे महल्ले दे विच फोटो छिके ने, एक एक घर दे गो रख के उन्हां दा महकमा है, उन्हां दा देखो स्टाफ है, ऐसी साहब दी गड्डी वेंदी पई है, ए महल्ले दे लोग सारे कहीं को गट्टू दिते ने, कहीं को नहीं दिता, फोटो फोटो छिके ने वाला का क्या करता मैं कहीं को साथ दिते ने, कहीं को नहीं। फोटो क्यों, फोटो सेशन खाली करांदे रहेगा, लोग घर वाले नहीं बना के तो सारे घर देखो खड़ा के फोटो न छिको। अच्छा, महल्ले वाले नाल लाई वजान गट्टू हिको चाहिए वजान ए सारे देखो अमला इन्हां दा एसी साहब लगेगा। असां जिले आए हैं अपनी टीम सोशल मीडिया दी साकू दे दें, बिल्कुल एसी साहब स्टाफ सारी दे इथों निकल गए टिबी कसराने चो। ये मामलात हो रहे हैं। ये था आपके सामने सारे का सारा ये रमज़ान पैकेज। ये 3600 रुपए का पैकेज था, जिसके अंदर धांधली, बेईमानी, किसको मिलना किसको नहीं मिलना सब कुछ सामने। दूसरी तरफ केपीके के अंदर 10,000 रुपया फीकस दिया गया है, और एहसास प्रोग्राम के डाटा से लोगों को बाइज्जत तौर पर उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर अंगूठे का निशान लगाकर उनको वो पैसे मिलेंगे, ताकि हेर फेर जो है वो ना हो सके। ये आप खुद सोच लीजिए कि यहाँ पर मामलात इन्होंने पहुँचा कहाँ दिए हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने एक तो काबीना की मीटिंग की है, पंजाब की काबीना की, और अब ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल के नवाज शरीफ साहब इस काबीना के मामे लगते हैं, क्योंकि उनका तो कोई काम नहीं था काबीना के अंदर मरीम के साथ बैठना। याद करेंगे, अगर इमरान खान हालांकि पार्टी हेड थे, जाते थे कहीं काबीना के अंदर बैठते थे तो ये कैसे एतराज़ उठाते, तो आज नवाज शरीफ साहब बैठे हुए थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि उसी काबीना ने 55 अरब रुपए के, जी हाँ 55 बिलियन रुपीज़ के मंसूबे जो है उनका ऐलान किया है, और वो 9 मंसूबे होंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 55 अरब रुपए के जो पंजाब के अंदर 9 मंसूबे बनेंगे, ये नवाज शरीफ के नाम पे रखे गए हैं। जी हाँ, जो पहला कैंसर हॉस्पिटल बनाना है वो भी नवाज शरीफ के नाम से। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 2-3 वजूहात की वजह से लोगों के नामों पर इदारे बनाते हैं, या तो उस शख्स की उस फील्ड के अंदर, मतलब कैंसर हॉस्पिटल है तो उस फील्ड के अंदर, हेल्थ की फील्ड के अंदर, या उस फील्ड के अंदर, या फिलैंथ्रोपी में कोई बहुत अच्छी खिदमत हो, नंबर 1, या उस शख्स को खुद खुदा न खास्ता कैंसर हो, उसकी वफ़ात हो तो उस चीज़ के साथ उसको रिलेट कर लिया जाता है, या वो कोई और बहुत बड़ा फाउंडिंग फादर हो उसलिए उसका नाम रख दिया जाता है, कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। नवाज शरीफ साहब का कंट्रीब्यूशन तो लुटो ते फुटो है, और डील करके भागना, और माल पानी, और कतरी खत, और ऊँट, और कैलबरी फॉन्ट, और पाकिस्तान की सोसाइटी की तबाही, ये नवाज शरीफ का सारा कंट्रीब्यूशन है। तो ये समझ से बाहर है कि उनके नाम पर ये सारे नाम रख के मनसूबों के, तो क्या वो पॉपुलर हो जाएंगे। पहले भी हम बचपन से देख रहे हैं कि रावलपिंडी में एक पार्क था, उसका नाम नवाज शरीफ पार्क रख दिया, फलां जगह पर कॉलेज है, नवाज शरीफ कॉलेज रख दिया। तो क्या उससे उन सारे मंसूबों पर नाम रखने से नवाज शरीफ साहब की इज्जत में इजाफा हुआ है? बिल्कुल नहीं। इज्जत आपने करतूतों से करवानी है जो आप दुरुस्त करने को तैयार नहीं है। इसलिए इन मंसूबों पर नाम रखने से भी आपका जो इलाज होना है वो वही होना है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि परवेज़ अलाई के ज़ख्मी होने की खबर आई है। अदालत में उन्हें पेश करना था, और वहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाया गया है कि वो गिर गए थे जेल के अंदर, जिसकी वजह से उनकी हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हुआ है। ये इससे पहले देखें खबर बाहर नहीं निकलने दी गई, अभी निकली है कि उनका फ्रैक्चर हुआ है, और अब वो अदालत में पेश नहीं किया गया, और ये बिल्कुल छुपा के रखी गई थी कि उनको जो है वो फ्रैक्चर हुआ है। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, आपके सामने एक कमेंट रख देते हैं,
और वो है कि सर जी, जिन लोगों के ऊपर सख्ती नहीं हुई इन 2 सालों में, उनको वापस पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए। कुछ के ऊपर बहुत जुल्म हुआ है, इनको वापस लेना चाहिए। वो इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन लोगों ने छोड़ा, सबको वापस नहीं लेना चाहिए, सिर्फ जिन पर सख्ती हुई उनको लेना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। कुछ लोग जालसाजी कर रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी लॉबीज़ छोड़ी हुई, अपने अपने ग्रुप छोड़े हुए हैं, जो उनको जाली तरीके से मासूम बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये जब वक्त आएगा, मेरा ख्याल इस पर वर्कर भी आवाज़ उठाएगा, एनालिसिस भी होगा, पता चल जाएगा सबको कि कौन असली था और कौन नकली था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि लोग ये हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने ग्रुप छोड़े हुए हैं, वो उनके लिए लॉबी करते हैं और उनको मासूम बनाकर, जाली मासूम बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, आज का हमारा जो पंजाबी वीलॉग है वो एक इंटरेस्टिंग मौजू के ऊपर है, उसका लिंक आपसे शेयर कर रहे हैं, उसको वॉच कीजिए और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।